Hello friends, welcome to YouTube channel Agree with Avan. Today we start about economics. Today we study about the demand, its type, demand curve, law of demand, factor affecting the demand. So let's start the video. Firstly, what is demand? Demand can be defined as, हम demand को कैसे define कर सकते हैं? As a willingness and ability of consumer to purchase a given amount of a good or a service at a given price. मीन्स ये एक कंज्यूमर की एक इच्छा होती है और उसके पास एबिलिटी होती है कि वो खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ गुड को एक गिवन प्राइस के ऊपर। मान लिया मैं हूँ, अगर मैं मार्केट के अंदर गया, मेरी इच्छा है सेब को खरीदने की, लेकिन मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है, मेरे पास मनी ही नहीं है किसी फिक्स प्राइस पे खरीदने का। मान लिया 70 रुपीज़ पर के जी है उसका प्राइस। अगर मेरे पास वो पैसे ही नहीं है, तो मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है, तो मैं उनको खरीद नहीं पाऊंगा, तो उसको हम डिमांड नहीं बोल सकते। डिमांड वही होगा जब हमारी इच्छा भी होगी और हमारे अंदर एबिलिटी भी होगी कंज्यूमर के अंदर कि वो किसी गिवन प्राइस के ऊपर किसी गुड को परचेज कर सके। दूसरे टर्म में हम क्या कह सकते हैं इसको? डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी। क्या होती है डिमांड किसी भी कमोडिटी की? डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। मीन्स इसके अंदर तीनों चीज काउंट होंगी। डिजायर, उसके पास कितनी डिजायर है, और उसके पास एबिलिटी है या नहीं है उसको परचेज करने की, और उसकी इच्छा है या नहीं। इन ये तीनों चीज जब फुलफिल होंगी वही डिमांड के अंदर कन्वर्ट होंगी। इसके बारे में मैं कुछ बताया है, इलस्ट्रेशन है। डिजायर टू हैव मर्सिडीज बट नॉट हैव इनफ मनी इज ए विशफुल थिंकिंग। मीन्स मान लिया किसी की इच्छा है मर्सिडीज को खरीदने की, लेकिन उसके पास इनफ मनी ही नहीं है, तो वो क्या उसको खरीद सकता है? ये सिर्फ क्या होगा? विशफुल थिंकिंग। मीन्स मेरी सिर्फ ये इच्छा है। फिर हमारा क्या है? वॉन्ट। वॉन्ट क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ हैविंग द मनी यू डोंट वांट टू स्पेंड ऑन मर्सिडीज। मीन्स वॉन्ट क्या होता है? मेरे पास पैसा तो है, मीन्स लेकिन वो उसको मर्सिडीज के ऊपर मेरी इच्छा नहीं है उसको खरीदने की। ये इसको वांट को एक्सप्लेन किया है। फिर डिमांड क्या है? यूअर डिजायर टू हैव ए मर्सिडीज। मीन्स आपकी इच्छा है, आपकी डिजायर है मर्सिडीज को खरीदने की, साथ में आपके क्या है? आपके अंदर एबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी उसको पे करने के लिए। आप उसको पे करने के लिए रेडी हैं, आप उसको पे करने के तत्पर हैं, तैयार हैं, वही हमारा डिमांड होगा। ये सब तीनों चीज़, डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस, तीनों चीज कंबाइन होगी तभी हमारा डिमांड कंप्लीट होगा। फिर आता हमारा टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड्स कितने टाइप की होती हैं? सबसे पहली आती है हमारी प्राइस डिमांड। रेफर्स द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटीज और ए सर्विस दैट ए कंज्यूमर परचेज एट ए गिवन टाइम इन द मार्केट एट वेरियस हाइपोथेटिकल प्राइजेज। मीन्स प्राइस डिमांड को अगर सिंपल लैंग्वेज में हम एक्सप्लेन करें, ये अलग अलग क्वांटिटीज होती है किसी भी कमोडिटी या सर्विसेज की। मीन्स क्वांटिटी उसकी अलग अलग हो सकती है, किलो में या लीटर में, जो भी है उसकी। एक कंज्यूमर जो परचेज करना चाहता है मार्केट के अंदर एक किसी भी हाइपोथेटिकल प्राइस के ऊपर, मान लिया 100 रुपीज़ पर के जी या 200 रुपीज़ पर 100 kg या क्विंटल कह सकते हैं हम, तो ये प्राइस डिमांड है किसी फिक्स प्राइस पे, किसी हाइपोथेटिकल प्राइस के ऊपर। इनकम डिमांड क्या होती है? वो क्वांटिटीज, वो वेरियस क्वांटिटीज गुड या सर्विसेज की जो परचेज करता है कंज्यूमर अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे। कोई मान लिया मिडिल क्लास है, कोई अपर क्लास है, कोई लोअर क्लास है, उसके हिसाब से जो भी कितनी क्वांटिटी वो परचेज कर सकता है, वही हमारा इनकम डिमांड होगा। फिर आता है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या होता है? सबसे पहले आप डेफिनेशन को पढ़ने से पहले एक बार ये देखो, एग्जांपल देखो। टी और कॉफ़ी है, अगर उसकी टी का प्राइस अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो कॉफ़ी की तरफ उसका एक सब्सटीट्यूट है, वो उसकी तरफ वो शिफ्ट हो जाएगा, वो क्रॉस डिमांड होती है। मीन्स द क्वांटिटीज ऑफ ए गुड और सर्विसेज विच विल परचेज रेफरेंस टू द चेंज इन प्राइस नॉट ऑन द गुड बट इट्स इंटर रिलेटेड गुड्स। मीन्स जो इंटर रिलेटेड गुड्स के साथ में वेरी हो जाता है, प्राइस के साथ में वो गुड पे भी वेरी करता है। टी कॉफ़ी वाला एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हो क्रॉस डिमांड में। ठीक है, क्वांटिटीज ऑफ ए गुड और सर्विस विच विल परचेज रेफरेंस टू द चेंज नोट ऑफ दिस गुड। मीन्स प्राइस के हिसाब से जो ज़्यादा शिफ्ट होता है। अगर टी का ज़्यादा प्राइस हो गया तो सीधी बात है कॉफ़ी की डिमांड सीधी बात है अप हो जाएगी। ये हमारा क्रॉस डिमांड है। फिर आता हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स का। मीन्स सारी की सारी इकोनॉमी इसी के ऊपर डिपेंड करती है। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या सजेस्ट करता है? देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, इनवर्स मीन्स जो डायरेक्ट अपोजिट होता है, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। मीन्स अगर किसी भी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ेगा तो सीधी बात है उसका
क्या होगा, डिमांड घटेगी। इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, यही इसमें बता रखा है। जब सारी की सारी चीज दूसरी चीज कांस्टेंट रहती हैं, जैसे इनकम हो गया या टेस्ट प्रेफरेंस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर वो चीज कांस्टेंट रहती हैं तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये मैं इसके एक फार्मूले के थ्रू भी दिखाया है। dx इज इक्वल टू एफ फंक्शन है पी एक्स। मीन्स क्या है यहाँ पे, dx क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, मीन्स कितनी क्वांटिटी हमें डिमांड की गई है, और पी एक्स क्या है, प्राइस ऑफ गुड। ये एक दूसरे के अपोजिट है। एफ यहाँ पे बेसिकली अपोजिट के लिए दिखाया गया है। एज द प्राइस ऑफ, जैसे ही प्राइस किसी गुड का अप होगा तो जो डिमांडेड है क्वांटिटी वो गिर जाएगी। सिमिलरली अगर प्राइस फॉल होगा तो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। और ये सिट्रस पैरेबिस यहाँ पे लिखा है, इसका क्या मतलब होता है, लैटिन में इसका मतलब होता है ऑल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। मीन्स जो दूसरी चीज़ें हैं वो इनकम हो गया, टेस्ट हो गया, प्रेफरेंस हो गया, मनी सप्लाई हो गया, जो भी हैं ये सब अगर कांस्टेंट रहती हैं तो ही ये फॉर्मूले सेटिस्फाई होंगे। ये हमारा किसका था, लॉ ऑफ डिमांड का बेसिक कंसेप्ट था। अब डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व मीन्स हम इसको एक ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाते हैं, इसके बीच में कैसे शिफ्ट होता है अब हम इसको देखते हैं। इसमें आप एक बार ग्राफ में देखो, ये इसका ग्राफ है, ये हमारी क्या है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और नीचे वाली हमारी क्या है, वाई एक्सिस है। तो इसके में क्या शिफ्ट होगा, आप सबसे पहले देखो ए टू बी, जब हम ए टू बी शिफ्ट होते हैं फिर हम मान लिया सी टू डी जाते हैं, हमें क्या क्या पॉइंट हमें दिखते हैं। सबसे पहला है हायर परचेज इन रिस्पॉन्स टू लोअर प्राइस। मीन्स यहाँ पे देखो आप, प्राइस हायर था, इस डायरेक्शन में प्राइस हायर था, जैसे ही हम नीचे की तरफ शिफ्ट हुए तो क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मीन्स जैसे जैसे प्राइस डाउन जा रहा है हमारी परचेजिंग एबिलिटी बढ़ रही है, वो उसको ज़्यादा परचेज कर रहे हैं लोग। इनवर्स रिलेशनशिप किसका है, प्राइस का और परचेज क्वांटिटी का। ये डायरेक्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी परचेजिंग पावर की। और एक खास और पैटर्न हमने क्या नोटिस किया, डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। मीन्स जो हमारा डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ ऐसे शिफ्ट हो रहा है। इसी बात को आप ध्यान रखना। ये थे हमारे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। सिंपल बात है, हायर परचेज लोअर प्राइस अगर आएगा तो वो परचेजेस बढ़ेंगी, और ये नीचे हमेशा डाउनवर्ड की तरफ ही जाता है अगर नॉर्मल कंडीशन है हमारी। फिर आती है हमारी अजम्पशंस। मीन्स क्या क्या हमें अज्यूम करके चलना पड़ता है। ये हर चीज़ कोई रिजिड फॉर्मूला नहीं है, जैसे कोई हमारा ग्रेविटेशनल फॉर्मूला है फिजिक्स के अंदर, उसकी तरह कोई फिक्स नहीं है। इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें अज्यूम करके चलनी पड़ेंगी, तभी ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे। सबसे पहले क्या है, प्राइस ऑफ ए रिलेटेड गुड रिमेन कांस्टेंट। अगर प्राइस किसी गुड का कांस्टेंट रहता है तभी ये फॉलो होगा, वरना इसके अंदर शिफ्ट आएगा, फ्लक्चुएशन आएगी। इनकम कंज्यूमर की अनचेंज रहेगी। अगर इनकम बढ़ गई तो सीधी बात है डिमांड बढ़ जाएगी, तो हम इनकम को भी कांस्टेंट मान के ही चलते हैं। एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम। मीन्स जो कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस प्रोडक्ट के प्रति वो सब सेम रहती हैं, ठीक है। और टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन अनचेंज्ड। मीन्स जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस है, टेस्ट है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। मान लिया कोई गुड है, कोई गुड सामान है, वो फैशन में से चला गया तो सीधी बात उसकी डिमांड घट जाएगी और वो और भी सस्ता हो जाएगा। तो ये टेस्ट और प्रेफरेंस का है। नो चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के साइज में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अचानक पॉपुलेशन में सडन बर्स्ट आउट हो गया, अगर पॉपुलेशन तेजी से बढ़ गई तो सीधी बात है डिमांड बढ़ जाएगी और हमारा पूरे लॉ ऑफ डिमांड को में प्रॉब्लम हो जाएगी, फ्लक्चुएशन आ जाएगी। तो ये भी हम कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं। जो सारे के ऑल यूनिट ऑफ गुड्स आर होमोजाइगस इन नेचर। जितने भी यूनिट मान रहे हैं हम वो सारी की सारी होमोजाइगस होनी चाहिए नेचर में। और कमोडिटी हमेशा वो नॉर्मल गुड हैं। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वो हम इसके अंदर नहीं मान के चलते। कोई ख़ास चीज़ होती हैं तो वो हम इसके अंदर काउंट नहीं करते, क्योंकि उनका अगर प्राइस बढ़ेगा तो सीधी बात है, जैसे कुछ रईस प्रोडक्ट होते हैं जो मेनली रईसों के लिए होते हैं, वो प्राइस अगर बढ़ेंगे तो सीधी बात है उनकी परचेजिंग वो और भी ज़्यादा परचेज करेंगे, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड है उनका, एक स्टैंडर्ड को दिखाने के लिए। वो हमारा एक्सेप्शन है इसके अंदर, ये हमारे अजम्पशन थे। ठीक है, आप वीडियो में कंटिन्यू रहना, बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहला है, अब है एक्सेप्शन। इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन है। वो पहले वाले क्या थे, हमारे अजम्पशन थे, ये हमारे एक्सेप्शंस हैं। ये कहाँ कहाँ पे लागू नहीं होगा। पहला है स्पेकुलेटिव डिमांड। स्पेकुलेटिव डिमांड बेसिकली कई बार पैसा होल्ड करके बैठ जाते हैं तो वो उसके अंदर लागू नहीं होगा, एक्सेप्शन है ये उसका। स्नोब अपील और
वेलपन गुड्स मीन्स कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा एक रईसी को दिखाने के लिए मैंने अभी बताया था, उनकी डिमांड इंक्रीज होगी जैसे उनका प्राइस इंक्रीज होगा, और भी वो स्टैंडर्ड को दिखाने के लिए। यूजिंग प्राइस एज ए इंडेक्स ऑफ क्वालिटी, एक प्राइस को हम क्वालिटी का इंडेक्स भी देख के चलते हैं। कई बार हमें ये लगता है कि अगर किसी चीज़ का प्राइस महंगा होगा तो सीधी बात है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो इसके लिए उसकी डिमांड गिरते नहीं है। ठीक है, ये भी इसमें एक्सेप्शन है। फिर गिफन गुड्स होते हैं। गिफन गुड्स कौन से होते हैं? जो थोड़ी इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं। अगर वो पहले इन्फीरियर क्वालिटी के, उनका प्राइस सस्ता है, अगर उनका प्राइस और भी मान ले डाउन चला गया तो डिमांड उनकी बढ़ने की बजाय घट जाएगी, क्योंकि हमें ये लगेगा कि पहले इनकी ये सस्ते थे और ये खराब क्वालिटी के होंगे। क्योंकि कॉमन इंसान का माइंड क्या होता है, अगर कोई चीज़ सस्ती है तो सीधी बात है वो खराब होगी, हमें ऐसा लगता है, उसकी क्वालिटी लो होगी। अगर उसका प्राइस और भी डाउन चला गया तो हमें उसको परचेजिंग पावर, परचेज उसको और भी कम करेंगे। ठीक है, हाई इसेंशियल गुड्स, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, जैसे ग्रेन हो गया। अगर उसका प्राइस मान लिया 10,000 रुपये क्विंटल भी होगा ना, फिर भी लोग परचेज करेंगे उसको, क्योंकि उसको पेट भरना है भाई। तो इसेंशियल गुड्स हो गया। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर इन राइज इन प्राइजेज, मान लिया फ्यूचर में है, अगर वीट की बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आज 2,000 रुपये क्विंटल रेट है उसका, फ्यूचर में ये 5,000 होगा, तो हम पहले ही उसकी परचेज ज़्यादा कर लेंगे। ये भी एक्सेप्शन है इसके अंदर। फिर इन्फीरियर गुड्स वाला मैंने आपको बता दिया है। कई बार कंज्यूमर इग्नोर कर देता है, वो इग्नोरेंस भी एक एक्सेप्शन ही है। कुछ कंडीशंस अगर एबनॉर्मल होगी, एबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस हो गए, तो उसके अंदर भी ये लागू नहीं होगा। ये हमारे सारे के सारे एक्सेप्शंस है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ कवर हैं, तो आप इसको कंटिन्यू देखना एक बार। प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। अब आते हैं हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन के किस किस चीज़ों पर बेसिकली ये डिपेंड करता है। सबसे पहला है प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये अभी तक मैं कम से कम 5-6 बार बता चुका हूँ कि डायरेक्ट इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है प्रोडक्ट के प्राइस का और डिमांड का। वही बात इसके अंदर लिख रखी है। इसके अंदर देखो, जैसे हमारा बेसिकली प्राइस घट रहा है तो जो डिमांड है वो बढ़ रही है, नीचे की डायरेक्शन में जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है। यही इसके अंदर शो किया है। अगर किसी क्वांटिटी का, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस फॉल होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है, और वाइस वर्सा। फिर आता हमारा इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। इन्फीरियर गुड्स की बात है यहाँ पे, पहले यहाँ पे नॉर्मल गुड्स की बात नहीं है। जो इन्फीरियर, जो लो क्वालिटी के गुड्स है, ये क्वांटिटी डिमांडेड इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द इनकम। इनकम के इन्वर्सली होती है। अगर इनकम कंज्यूमर की फॉल्स होती है तो डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि वो इन्फीरियर क्वालिटी को गुड्स को ज़्यादा परचेज करेगा। उसकी मान लिया पहले 10,000 रुपये इनकम थी मंथली, अगर उसकी इनकम 5,000 रुपये शिफ्ट होगी, नीचे चली गई, तो वो क्या करेगा, इन्फीरियर क्वालिटी वालों को ज़्यादा परचेज कर लेगा, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। अगर इनकम उसकी राइज होती है, आज 10,000 है तो कल को 20,000 होगी, तो वो लो क्वालिटी वाले को क्यों परचेज करेगा, तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे दिखाया है, इस साइड हमने लिया है इनकम, इस साइड हमने लिया है क्वांटिटी। तो इसके अंदर ये वाला ग्राफ दिखाया है कि जैसे जैसे इनकम, इनका बीच में इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है। अगर इनकम गिरेगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, और वाइस वर्सा। फिर आता हमारा इनकम ऑफ ए कंज्यूमर नॉर्मल गुड्स पे कैसे अप्लाई होती है। जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है, वो इनफीरियर क्वालिटी का था। यहाँ पे नॉर्मल गुड्स की बात है। अगर किसी कंज्यूमर की इनकम है, अगर वो फॉल होती है तो डिमांड भी सीधी बात है डिक्रीज हो जाएगी। इसके अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ध्यान रखना आप। इसके अंदर कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इफ इनकम, अगर उसकी इनकम इंक्रीज होगी तो सीधी बात है उसकी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि वो नॉर्मल गुड्स है। इसके अंदर ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बताया है किसके बीच में, हमारी इनकम के बीच में और क्वांटिटी के बीच में। ये ऐसे बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, फिर आता हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मीन्स सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट कौन से होते हैं, जो एक की जगह दूसरा काम कर सकता है। सब्सटीट्यूट गुड मीन्स जो अल्टरनेटिव गुड्स होते हैं, एक दूसरे की जगह हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे टी और कॉफ़ी, पेप्सी और कोका कोला। हम अगर हमारे पास टी अवेलेबल नहीं है तो हम कॉफ़ी में भी काम चला सकते हैं ना। अगर हमारे पास पेप्सी नहीं है तो हम कोका कोला में काम चला लेंगे। तो वो होते हैं हमारे सब्सटीट्यूट गुड्स। अगर किसी सब्सटीट्यूट गुड, मान लिया कोई एक्स गुड है, उसकी अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो जो दूसरा गुड है उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। मान लिया अगर टी है, उसका प्राइस आज 300 रुपये किलो है और कल को 500 रुपये किलो पे चला गया, तो हम क्या करेंगे, हम चाय की जगह कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे। हम कॉफ़ी की डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। मीन्स प्राइस तो हुआ है टी का इंक्रीज, लेकिन डिमांड किसकी इंक्रीज होगी, वो होगी कॉफ़ी की। ये होता हमारा। देखो, ये कोका कोला के प्राइस में इंक्रीज हो रहा था, फिर क्या हुआ,
शिफ्ट हो गया कोको को पेप्सी पे, मीन्स पेप्सी की पहले डिमांड यहाँ पे थी, फिर आगे चली गई, वो डिमांड उसकी पेप्सी की बड़ी है क्योंकि कोको कोला का प्राइस बड़ा है। ये हमारा कौन सा है, सब्सटीट्यूट गुड्स। फिर आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होता है, ठीक है। नेगेटिव इफेक्ट कैसे होता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे होते हैं, जैसे पेट्रोल और कार, पेन और इंक, जो एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। क्या आप कार को पेट्रोल के बिना चला सकते हो? अगर आपके पास पेट्रोल है और कार ही नहीं है तो उसका क्या यूज़ है, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। अगर किसी कमोडिटी एक्स का, मान लिया पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होता है, तो जो दूसरा गुड है उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। उसके अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप था पीछे वाले के अंदर, जो हमने सब्सटीट्यूट वाला देखा था। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री जो साथ में चलते हैं उनका एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर पेट्रोल की डिमांड, वो प्राइस इंक्रीज हो गया तो सीधी बात है कार को लोग कम यूज़ करेंगे, उनकी डिमांड कम करेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। इसी तरह इसमें यहाँ पे डीवीडी का दिखाया है। अगर डीवीडी का प्राइस इंक्रीज हो गया, मान लिया बढ़ गया डीवीडी का प्राइस, तो जो डिमांड है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। देखो आप यहाँ पे देखो, डिमांड है ये नीचे की तरफ जा रही है, यही हमें दिखाया है। और उसके अंदर आपने देखा था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही थी, ठीक है। फिर आता है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ए पॉजिटिव चेंज इन द टेस्ट और प्रेफरेंस इंक्रीज द डिमांड। अगर जो पॉजिटिव चेंज आता है, अगर कोई चीज़ फैशन में आती है तो वो टेस्ट बदल गया, प्रेफरेंस बदल गई, तो सीधी बात है उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा जो कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा। देखो यहाँ पे ये ऊपर वाला यहाँ पे राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और अगर नेगेटिव टेस्ट होता है, नेगेटिव चेंज होता है टेस्ट के अंदर, प्रेफरेंस के अंदर, तो डिमांड उसकी डिक्रीज हो जाएगी और जो हमारा कर्व है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखाया है नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है और ऊपर वाले में ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। फिर कई बार है एक्सेप्शंस ऑफ बायर। अगर बायर जो हमारा खरीदार है एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ गुड टू गो डाउन इन फ्यूचर, दे होल्ड ऑफ बाइंग इट टुडे। मीन्स अगर वो उसको ये अंदाज़ा लग गया कि कल को मान लिया 10 दिन बाद किसी चीज़ का प्राइस वो घटने वाला है, तो वो अभी उसको होल्ड कर लेगा, तो उस चीज़ की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी करंट कंडीशन में। फ्यूचर में तो हो सकता है कि वो इंक्रीज हो जाए क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन फिलहाल उसको ये लग रहा है कि फ्यूचर में ये डिक्रीज होगा, तो वो क्यों परचेज करेगा। तो इसी तरह बाद में वो नेक्स्ट वाला कंसेप्ट क्या आता है, अगर उसको लग गया कि 15 दिन बाद किसी चीज़ का प्राइस बढ़ने वाला है तो उसको पहले ही वो स्टॉक में रख लेगा, पहले ही उसको अपने डिमांड को इंक्रीज करके मार्केट में से खरीद लेगा। यही यहाँ पे दिखाया है कि देखो अगर वो उसको लग रहा है कि फ्यूचर में इंक्रीज होगा तो उसकी करंट कंडीशन में डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अगर उसको फ्यूचर एक्सपेक्ट लग रहा है कि वो डिक्रीज होगी तो उसकी डिमांड कंडीशन में हमारी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, फ्यूचर में अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो। फिर आता है हमारा नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द मार्केट मीन्स पॉपुलेशन। नंबर ऑफ कस्टमर वो डायरेक्टली या पॉजिटिव रिलेटेड होते हैं। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज, पॉपुलेशन डिक्रीज तो डिमांड भी डिक्रीज, यही बात हमें बताई है। फिर आता है हमारा नेशनल इनकम, राष्ट्र जो आय है टोटल, इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है नेशनल इनकम का और मार्केट की डिमांड का। क्योंकि अगर लोगों के पास, पूरे देश के पास ज़्यादा संपत्ति होगी, लोगों के बीच में वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, तो लोगों के पास ज़्यादा परचेजिंग पावर होगी। पीपीपी वाली हमारी जो जीडीपी होती है, परचेजिंग पावर पैरिटी, मीन्स लोगों के पास ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए मार्केटों में ज़्यादा डिमांड को पुशअप कर रहे हैं। यहीं पे यह बात बताई है। अगर नेशनल इनकम गिरती है तो सीधी बात है जो नॉर्मल गुड्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे। देखो यहाँ पे बताया है अगर इंक्रीज होती है तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, हमारा ऊपर की तरफ डिमांड जाएगी। फिर आता है हमारा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी बहुत ज़्यादा चेंज कर देती है डिमांड के अंदर। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रेट और प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो जो नॉर्मल गुड्स हैं उनकी डिमांड मतलब डिक्रीज होगी, कंजप्शन उनकी डिक्रीज होगी, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी फ्लेक्सिबल है और प्राइस को रिड्यूस करने वाली है तो उसकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज लचीली हैं उनके प्रति तो उनकी डिमांड इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल के हमें बताया है, जब जो इम्पोर्ट टैक्स होता है किसी खास प्रोडक्ट के ऊपर, अगर वो बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा मार्केट में, जैसे अब आपने पीछे वाले समय में सुना होगा कि टेस्ला की कार के ऊपर गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी नहीं दी, इम्पोर्ट टैक्स उतना ही बरकरार है, तो इम्पोर्ट टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है, तो मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती हैं, तो नॉर्मल पीपल उसको कम बाय कर पाते हैं, उसकी डिमांड घटती रहती है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो ये डिमांड को घटाने वाली है। इसी तरह कुछ पॉलिसी होती है जहाँ पे जीरो टैक्स है, इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं है, तो उसकी डिमांड सीधी बात है इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो सस्ता है।
फिर आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। कौन कौन से फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला चेंज इन रियल इनकम। अगर किसी आदमी की, किसी व्यक्ति की, किसी इंडिविजुअल की अगर इनकम में कोई बदलाव आता है तो वो उसके डिमांड की सप्लाई डायरेक्ट डिमांड के ऊपर अफेक्ट करेगा। अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम घटती है तो डिमांड भी घटेगी। चेंज इन लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनकम मीन्स अगर जो डिमांड है गुड्स की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेवल क्या है उसका इनकम का। अगर वो अपर लेवल में है तो उसकी डिमांड सीधी बात है ज़्यादा होगी। और देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इनकम का, कुछ बहुत ज़्यादा रिच हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पुअर हैं, तो उससे भी डिमांड फ्लक्चुएशन होती है। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस मीन्स अगर कोई चीज़ मान लिया फैशन में है करंट तो उसकी डिमांड अप है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर वो ये चीज़ फैशन से चली गई तो क्या उसकी डिमांड रहेगी? तो उसके अंदर शिफ्ट आ जाएगा। क्लाइमेट और वेदर के ऊपर भी हमारा डायरेक्टली डिपेंड करता है। और अगर पॉपुलेशन में भी शिफ्ट होता है, कुछ भी चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, मान लें यूएस के अंदर इंडिया वालों को बहुत ज़्यादा वीज़ा मिलने लगे तो वहाँ की पूरी पॉपुलेशन को ही शिफ्ट कर देंगे इंडिया वाले। तो वहाँ के जो दूसरे जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं या कोई भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड सीधी बात है अप हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई के अंदर भी अगर फ्लक्चुएशन आता है, कई बार इन्फ्लेशन, कई बार गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज लगा देती हैं कि मार्केट के अंदर एडिशनल पैसा को सप्लाई कर देते हैं तो उससे इन्फ्लेशन और भी बढ़ जाती है। ठीक है। चेंज इन सेविंग, अगर लोगों की सेविंग में बदलाव आ रहा है तो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा, कई बार लोग अपने पास पैसा होल्ड करके बैठ जाते हैं, उसको मार्केट के अंदर लगाते नहीं, उसको डिमांड नहीं इंक्रीज करते हैं तो उससे भी फ्लक्चुएशन आता है। चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, कई बार प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर प्राइस ज़्यादा हो गया तो डिमांड सीधे पता डिक्रीज हो जाएगी और वाइस वर्सा। ठीक है। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। फिर आता है चेंज इन असेट प्रेफरेंस कंडीशन। पहला एक कंसेप्ट क्या है? चेंज इन असेट प्रेफरेंस। और जो कंडीशन ऑफ ट्रेड है ये नेक्स्ट पॉइंट है, अलग पॉइंट है, ये वाला अलग पॉइंट है इसका। असेट प्रेफरेंस क्या है कि कुछ कई बार लोग कैश में ज़्यादा रखने लग जाते हैं पैसे को, उसके बजाय किसी कहाँ पे निवेश करने के बजाय, इन्वेस्ट करने के बजाय, या मार्केट में डिमांड बढ़ाने के बजाय, तो उससे भी हमारा फ्लक्चुएशन होते हैं। कंडीशन ऑफ ट्रेड, कई बार कंडीशन भी ट्रेड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मान लिया अगर कोई बूम वाला समय है, मार्केट के अंदर अच्छी उछाल आई है तो उससे हमारा जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। और कुछ साल ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग वाले होते हैं। डिप्रेशन मीन्स आपने 2008 वाला सुना होगा कि अमेरिका के अंदर बैंक कोलैप्स हो गए थे, वहाँ की पूरी इकोनॉमी बैठ गई थी तो उस समय डिमांड बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई थी। तो कंडीशन ऑफ ट्रेड के ऊपर भी डिपेंड करता है। और एक्सेप्शन या एंटिसिपेशन होते हैं हमारे। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मीन्स शिफ्ट भी हो जाते हैं, सब्सटीट्यूट भी हो जाते हैं। ये हमारे थे फैक्टर अफेक्टिंग इनकम लेवल और टेस्ट प्रेफरेंस वेदर जो भी है, ये आप एक बार देख लेना। ये हमारी वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना फ्रेंड्स। थैंक यू।